अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशवाली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली गुबिज़नी इल्मा गुबिज़नी इल्मा गुबिज़नी इल्मा। अच्छा जी, ऑटम 2023 के पेपर में बात हो रही है जी। फाइनेंस पोर्शन का हम एक सवाल देखने जा रहे हैं जी। स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 से हम बात शुरू करने जा रहे हैं। रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल डिटरमाइन वेदर द पीपीएल शुड अंडरटेक द न्यू इन्वेस्टमेंट। 11 मार्क का सवाल आया था जी पेपर में, और ये वन ऑफ द इजीएस्ट सवाल था, जिसमें आपको ये बताना है कि क्या हमें डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल के यूज करके बताना है कि क्या हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि हम सीए फाइनल में देख रहे होते हैं, वो यहाँ पे एग्जामिनर ने हल्का सा टेस्ट किया। ठीक है, बाकी सवाल बहुत आसान था। 1-2 मार्क की एक फिनिशिंग स्टेप था जो शायद मैं समझता हूँ पेपर में हर स्टूडेंट ने नहीं किया होगा, मगर उसके बावजूद भी अच्छे खासे मार्क उठा लिए होंगे। अच्छा, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। किसी को कोई कंफ्यूजन होती है, इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। एंड सेकेंडली ये कि भाई अगर आपको ये बातें समझ आए तो आप और स्टूडेंट से भी प्लीज़ ये जो है ना शेयर कर सकते हैं। ये वीडियोस इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे पब्लिकली भी अवेलेबल कर दें। ये कमेंट पहले पढ़ लेते हैं। यूजिंग द डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल डिटरमाइन वेदर द पीपीएल शुड अंडरटेक द न्यू इन्वेस्टमेंट। हमारा तरीकेकार ये होता है कि हम रिक्वायरमेंट पढ़ के फैसला करते हैं। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। आपने देखें आगे बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सवाल था इन आईआरआर का। इसमें कुछ बड़े जबरदस्त तगड़े एडजस्टमेंट थे, तो आगे के सेशन भी आपने लेने ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। ये भी हेजिंग का एक आसान सवाल था, बट यस, ये क्या कहते हैं, सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, तो आज के सेशन में इंशाल्लाह सारे सवाल कवर करने की कोशिश करेंगे। सवाल पढ़ लेते हैं। प्लास्टो प्लास्टिक लिमिटेड पीपीएल इज ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सपेक्टेड फ्रॉम पीपीएल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एट 30 जून 2023। PBL has ordinary share capital of 150 million with a face value of 10 per share। 150 मिलियन का कैपिटल है रुपीज में और फेस वैल्यू 10 है। क्या आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम हसनैन खान। क्या हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं हसनैन? बाकी लोग बताएं जरा कैसे निकलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। दो दो हसनैन है हमारे पास आज माशाल्लाह लाइव सेशन में। ऑब्वियसली 150 मिलियन रुपीज अमाउंट में है, और हमारे पास एक शेयर जो है वो 10 रुपए का फेस वैल्यू है। बिल्कुल सही कहा जी आप लोगों ने। 15 मिलियन नंबर ऑफ शेयर हो जाएंगे। जैसे आपको पता है हमारा स्टाइल क्या होता है कि हम कोशिश करते हैं डेटा साथ साथ बनाते रहें, वेट ना करें। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आगे बढ़ते हैं। ऑन 30 जून 2023 पीपीएल पेड एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 25 पर शेयर। 25 का डिविडेंड इन्होंने पे कर दिया है। करंट डिविडेंड जो है डी नॉट जिसे हम कहते हैं 25 है, क्योंकि आपको पता है डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल में फॉर्मूला लगता है पी नॉट इज इक्वल टू D1/KE-D। PBL expects the next three annual dividend payment to be 25 per share. Thereafter, 3% per annum growth rate is expected in perpetuity। 25 रुपए पर शेयर के हिसाब से कह रहे हैं कि अगले 3 सालों में डिविडेंड पे होगा, और उसके बाद 3% पर एनम के हिसाब से ग्रो करता रहेगा। 3 सालों तक फिक्स डिविडेंड है। ऐसी बातें हमने क्लास में की है। जब मल्टीपल ग्रोथ रेट होते हैं या अनइवन ग्रोथ रेट होते हैं तो हम दो तरीकों से काम करते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, मगर बाद में पहले मैनुअल काम करते हैं। पहले मैनुअल काम किया जाता है, उसके बाद फॉर्मूले के थ्रू ऑटोमेटिक काम किया जाता है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा कि शुरू के 3 सालों में आपका डिफरेंट तरीके से काम होगा। ईयर 1 से लेके ईयर 3 तक सिर्फ 25 पर शेयर रिकॉर्ड किया जाएगा, और बाद में 3% से इसको ग्रो कर देंगे। ठीक है ना? क्या करेंगे? बाद में 3% से ग्रो कर देंगे, ग्रो कर देंगे। 3% ग्रोथ लगेगी बाद में, सब्सिक्वेंटली लगेगी। अच्छा जी, the equity beta of PBL share is 0.8 and the average return on the stock market is 21%. The return on government bond is 12%. So equity beta is 0.8. We need to take 0.8 over here. The market return is 21, which is RM। RM याद आ रहा है? रिटर्न ऑन मार्केट, स्टॉक मार्केट रिटर्न भी कहा जाता है प्यार से इसको। एंड रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स मीन्स, हाँ, ट्रेजरी बॉन्ड मीन्स रिस्क फ्री रेट। आरिफ भाई, आर एफ। ठीक है, तो जरा देख लेते हैं क्या हिसाब किताब बनेगा। के इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर। रिस्क फ्री रेट 8 है, 12 है सॉरी, 0.8 बीटा, 21 - 12। चले जी, आंसर बताएं क्या आ रहा है। के ई बहुत आसानी से निकल सकता है।
19.2%। ठीक है जी, ये बात हो रही है, अभी कोई राइट शेयर नहीं हुआ, अभी कोई नई इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, अभी नई इन्वेस्टमेंट बाद में आएगी, ये इन्वेस्टमेंट से पहले का डेटा है। मैं अभी भी चाहूं तो इस लेवल पे भी क्या कर सकता हूं, वैल्यूएशन, डिविडेंड वैल्यूएशन के थ्रू शेयर प्राइस निकाल सकता हूँ ना, शेयर वैल्यू निकाल सकता हूँ, वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर निकाल सकता हूँ, शेयर होल्डर की वेल्थ निकाल सकता हूँ। निकाल लेते हैं, एक साथ ही निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। बीपीएल कंसिडरिंग अ न्यू इन्वेस्टमेंट, प्लीज और से लिखिएगा, आसान सवाल है, एक दो बातें इसमें इंपॉर्टेंट है और इसका फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनिशिंग मुझे लगता है पेपर में सही नहीं किया होगा किसी ने, बहुत कम लोगों ने किया होगा। PPL is considering a new investment which would require initial outlay of 600 million and is considering financing it with a 143 right issue। एक अब आप नई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट अब गेम में आ गई है, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 600 मिलियन है, और जो 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को आप कहाँ से राइट इशू करेंगे? तो ऊपर भी ऑल इक्विटी फाइनेंस है, यानी से सूद से पाक कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है जी, इस्लामी कंपनी है, शरीयत उसके मुताबिक चलने वाली कंपनी है, सूद से पाक कंपनी है। इन्होंने कहा जी हम डेट नहीं लेते, हम कर्ज नहीं लेते, और नीचे भी कहा जा रहा है वापस हम राइट इशू पे जाएंगे, यानी कि इक्विटी पे ही जाएंगे भाई, ये इक्विटी से ही रेट होगा, राइट इशू से ही रेट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहे हैं हमसे? आगे हमसे कह रहे हैं भाई, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग द न्यू इन्वेस्टमेंट, द न्यू इन्वेस्टमेंट वुड इनेबल PPL to increase the dividend to 26 per share on 30 June, and all subsequent dividend would increase by 5% per annum in perpetuity। तरक्की हो गई जी, फायदा हो गया। एक तो पहले साल का डिविडेंड रेडीमेड बना के दे दिया जो आपको फॉर्मूले में यूज करना होता है, जिंदगी आसान कर दी। और दूसरा, ग्रोथ रेट भी 3% से बढ़ के 5% हो जाएगा। पहले 3% हुआ करता था, अब इन्वेस्टमेंट के बाद ये रेट बढ़ के 5% हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? The investment is riskier than the average of PPL existing investment, and therefore the beta would increase to 1.05। रिवाइज बीटा की कैलकुलेशन इंशाल्लाह आपको BFD में सिखाएंगे हम, मगर अभी इन्होंने अगेन आपकी जिंदगी आसान कर दी और एक नया बीटा निकाल के दे दिया। जब बीटा नया निकाल के दे दिया तो हम पे लाजम है कि हम क्या करें, बाकी लोग ट्राई करें, क्या करें? अगर बीटा चेंज हो रहा है, हमें पता है बीटा रिस्क को शो करता है, जितना रिस्क ज्यादा होता है उतना बीटा भी ज्यादा होता है। ये बीटा के चेंज होने से हम पर लाजम है, क्या लाजम है? हम पर लाजम है, क्या लाजम है भाई? लाजिम भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा जी, नए के ही निकालेंगे, बिल्कुल न्यू के ही निकलेगा, रिवाइज के ही निकलेगा, अपडेटेड के ही निकलेगा। तो निकालें जरा के ही जी, अपडेटेड फिगर बता दीजिए। रिस्क फ्री रेट RF, हमारे पास वही पुराना वाला चलेगा भाई, RF का कोई मसला नहीं है, it's 12%। It's not changing. The beta is now, we need to take updated figure of beta which is 1.05. Market it is 21% minus 12. So what is your revised KE? Can you tell me what's the right answer? What's the updated KE? What is the amended KE? What's the revised KE? 21.45%। कंफर्म कर दीजिए, क्या ये 21.45% सबका आ रहा है? प्लीज चेक करिए, वो मुश्किल बात तो नहीं हो रही है। ठीक है, राहिम क्लियर है, हसनैन क्लियर है, बाकी लोगों को क्लियर है? दोनों हसनैन को क्लियर है? आगे बढ़े। अच्छा, एक हसनैन है और एक, दोनों हसनैन है, एक में डबल एस आ रहा है, एक में एस आ रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जी। सीसी हो गया जी, कन्वर्ट सीसी क्रिस्टल क्लियर चल रहा है माशाल्लाह। चलो आगे बढ़ते हैं। यूजिंग डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल, तो यार जल्दी से वैल्यूएशन कर लो ना, बिफोर इन्वेस्टमेंट एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं। पहले बिफोर इन्वेस्टमेंट को सॉल्व कर लेते हैं और उसके बाद आफ्टर इन्वेस्टमेंट को भी देख लेंगे। इसमें कोई सवाल है किसी का भाई? डेटा बनाने से चीज थोड़ी सी आसान हो जाती है, थोड़ी सी आसान हो जाती है। बिफोर इन्वेस्टमेंट पे बात की जाए तो हमें कुछ मैनुअल काम करना होगा। फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूले को हम लिख लेंगे, P0 इज इक्वल टू D1 अपॉन KE माइनस D। मगर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए हमें वो ग्रोथ रेट लेना होता है जो इनफाइनाइट तक जाता है। इन टॉप सेशंस का मकसद सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कराना नहीं है, इन सेशन का मकसद ये कि हमारा एक अच्छा सा रिवीजन भी हो जाए इसी बहाने। वैक का सवाल लाजमी आता है, एनपीवी टाइम वैल्यू मनी का सवाल लाजमी आता है, फॉरेक्स का सवाल लाजमी आता है, बजटिंग वर्किंग कैपिटल में से कोई एक सवाल लाजमी आता है। तो एमएफए का पेपर तो ऑलमोस्ट सर्टेन है, आपको पता है कि क्या आने का है भाई। D1 D2 D3, अरे D1 D2 D3 दोनों पता है अपने को।
बिफोर इन्वेस्टमेंट बात हो रही है तो डिविडेंड पर शेयर पहले मैनुअल चलेगा, हमारे को पहले मैनुअल लिखना पड़ेगा। तो मैनुअल लिख लेते हैं, 25 है, 25 है, और अगले साल भी 25 है, मगर D4 चौथे साल से ये डिविडेंड चेंज होने का है भाई, 3% ग्रोथ लगेगा। जब 3% ग्रोथ लगेगा तो हमारा फिगर हो जाएगा 25.75, 25.75, ठीक है। अच्छा, अब डिविडेंड को हमने हमने क्या करना है, डिविडेंड को हमने क्या करना है, डिविडेंड को हमने डिस्काउंट करना है। तो हमारा डिस्काउंट रेट क्या है, हमारा डिस्काउंट रेट पुराना वाला चलेगा, विच इज 19.2%। तो 19.2% के हिसाब से जरा डिस्काउंट तो कर दो, क्या आ रहा है, डिवाइड बाय 1.192, डिवाइड बाय 1.192, डिवाइड बाय 1.192 स्क्वायर, डिवाइड बाय 1.192 की पावर 3। इन सारी बातों के बाद हमारा जो प्रेजेंट वैल्यू आई है, वो याद है, मेरा डायलॉग बड़ा मशहूर डायलॉग था, शेयर प्राइस इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स, ऑल फ्यूचर डिविडेंड्स टिल इंफिनिटी, डिस्काउंटेड एट के। ठीक हो गई बात। तो क्या आई प्रेजेंट वैल्यू आपकी, 20.97, ठीक हो गया। 17.59, 14.76। और भैया ये तो 3 साल का काम किया है, फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया, फॉर्मूला नहीं लग सकता, ग्रोथ ही नहीं है। D1 D2 D3 में ग्रोथ ही नहीं है, पहली बार ग्रोथ जो लगेगी वो D4 से लगेगी, जो पहली बार ग्रोथ लगेगी वो D4 से लगेगी। तो हमें अपने फॉर्मूले को आज अमेंड करना होगा, अपडेट करना होगा, रिवाइज करना होगा, चेंज करना होगा। तो हमारा फॉर्मूला आज P नॉट इक्वल टू D1 अपॉन के माइनस जी नहीं होगा, जल्दी बता दो, P कितना था, D कितना। ये बातें मैंने सेशन में भी इतना पूछी थी आपसे, P कितना लिखे या D कितना लिखे, प्लीज कंफर्म करिएगा यार, शाबाश। P की जगह पे जीरो नहीं आ सकता, नो नो नो, एब्सोल्युटली नॉट। ये डायलॉग था मेरे ख्याल से, एब्सोल्युटली नॉट है। तो D1 नहीं कर सकते, पहले डिविडेंड से ग्रोथ नहीं लग रही है यार, आप D डिसाइड करो, P खुद ही आ जाएगा, पहले D लिखो। D कौन सा लिखेंगे, 1 लिखेंगे, नहीं, नेवर, बताइए। अरे बाबा पार्टिसिपेट करोगे तो मजा आएगा ना यार, पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो कैसे मजा आएगा, चैट के थ्रू पार्टिसिपेट करो आप लोग जो आए हो यार लाइव में, माशाल्लाह। हाँ चैट के थ्रू बताइए, शाबाश। P कितना और D कितना, मैं D के साथ क्या लिखूं, तो P तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, P एक पीछे होता है, ये D1 होता है तो P नॉट होता है, तो यहाँ पे D1 नहीं आएगा, हाँ सही है सही है, कौन सा D आएगा, शाबाश, ठीक है। और लोग भी बता दो, और लोग भी बता दो, हाँ क्या आएगा। अरे D कौन सा लिखेंगे, D1 नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले को चेंज करना है, अपडेट करना है, रिवाइज करना है। D4, यस यस, और अगर D4 आएगा तो इथे कितना आएगा, इथे, अगर D4 इधर आ रहा है तो इथे कितना है, उल्टे हाथ पे कितना लिखेंगे यार, P कितना लिखेंगे, वेरी गुड। नहीं राहिम, P कितना सा होगा, बिल्कुल सही है, आपने सही कह रहे हैं राहिम, बहुत अच्छी बात की, सही कह रहे हैं, वेरी गुड, वेरी गुड, P3 हो जाएगा, P3, P3 तो D4, P3 तो D4 अपॉन के माइनस जी। तो P3 निकाल लेते हैं, P3 हो जाएगा 25.75, डिविडेंड D4 यूज करना था, 0.192 के माइनस जी, जो क्विकली क्विकली करेंगे, गेम आसान सी है, ज्यादा मुश्किल गेम नहीं है हमारी। तो कहाँ आया, 147.1, 158.95 आ गया। तो जरा शेयर प्राइस निकाल लो, शेयर प्राइस द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर डिविडेंड। तो शेयर प्राइस क्या हो जाएगी हमारी, हमारी शेयर प्राइस क्या हो जाएगी, हमारी शेयर प्राइस हो जाएगी 20.97 एक प्रेजेंट वैल्यू, 17.59 दूसरी प्रेजेंट वैल्यू, 14.76 तीसरी प्रेजेंट वैल्यू, 158.95 चौथी प्रेजेंट वैल्यू, मगर इसको डिस्काउंट करना होगा। अरे P3 है, तीसरे साल की प्राइस है, 3 साल बाद की प्राइस है, P नॉट नहीं है, आज की प्राइस नहीं है भाई। तो क्या करें भाई, क्या करें, डिस्काउंट करें इसको, 1.192 की पावर 3 से डिस्काउंट कर दीजिए। जी, कुछ आया आंसर, 147.17 पर शेयर, तो टोटल मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी।
टोटल मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 2270.5। अभी हमने इन्वेस्टमेंट नहीं स्टार्ट की। 2207.5 मिलियन में बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब इन्वेस्टमेंट जब हो जाएगी तो क्या होगा? फिर तो बहुत आसान है, फिर एक एनालिसिस करना है। फिर कोई मल्टीपल ग्रोथ रेट नहीं है, कोई वेरिएशन नहीं है, सिंपल हो जाएगा। D1 आपको पता है 26 रुपये ये रहा डिविडेंड। डिविडेंड 26 रुपये था आफ्टर इन्वेस्टमेंट। KI चेंज हो गया था 21.45। ग्रोथ रेट 5% है। कितना हो गया? 158.05। 158.05 मार्केट वैल्यू। अब ये लास्ट एनालिसिस देख लें, ये पेपर में ना मुझे लगता है बच्चों से मिस्टेक हुई है। मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट। अब नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए ना? नंबर ऑफ शेयर बढ़ गए ना? एग्री करेंगे? एग्जिस्टिंग शेयर्स कितने थे? 15 मिलियन। सॉरी, यहाँ पे रुपीज नहीं आना चाहिए। ठीक है, 15 थे ना? राइट शेयर्स 1/3, यानी कि 5 मिलियन। रिवाइज शेयर्स कितने थे? रिवाइज शेयर प्राइस एज पर डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल। कितना हो गया रिवाइज वैल्यू? रिवाइज वैल्यू क्या हो गया भाई? 3161। अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहां तक किसी का कोई सवाल है पूछे? यहां तक पेपर में मैं समझता हूँ और बच्चे ने कर लिया होगा ऑलमोस्ट। मगर जो फिनिशिंग है ना, बहुत ही कम लोगों ने की होगी। यहां तक किसी का कोई सवाल है? कंफर्म करें। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? जी। पुराना वैल्यू, नया वैल्यू, नए शेयर्स, नई इन्वेस्टमेंट, ये सब निकाल लिया ना। अब इसकी फिनिशिंग बड़ी प्यारी है। असल चीज है इसकी फिनिशिंग, जो मैं समझता हूँ पेपर में बहुत सारे लोगों से क्लिक नहीं हुई होगी, ये आपने गौर से देखनी है। अभी तक तो बड़ा आसान सा काम था। अच्छा, एक सवाल का जवाब दें प्लीज। इससे हटके बात हो रही है, इसको छोड़ दें अभी ना। इसकी मैं फिनिशिंग कराता हूँ। ठीक है, एक यहाँ मुझे 2 लाइनें ऐड करनी है, काम हो जाएगा आसानी से। सही है। मुझे एक बात का जवाब, एक सवाल का जवाब दे। मैं एक एग्जांपल बना रहा हूँ छोटी सी, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। रटा नहीं लगाना चाहता। प्लीज ये गौर से सुनिएगा, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है मेरा, ऐसे ही एग्जांपल बना रहा हूँ। सही है, प्लीज सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन नंबर बिलाल 7 चल रहा है यार, ये 7 है ना? 8 चल रहा है, सॉरी। वैक वाला सवाल था। इसमें डिविडेंड वैल्यूज मॉडल पे काम करता है। इसकी फिनिशिंग हो रही है, ये फिनिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। असल चीज़ इसकी फिनिशिंग थी। सवाल इतना मुश्किल नहीं था, इसकी फिनिशिंग मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ ताकि फिनिशिंग आपको बहुत आसान समझ में आ जाए, आपको रटा ना लगाना पड़े। अच्छा, अब एक सवाल है मेरा आपसे कि एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की है, मिस्टर ए ने। मिस्टर ए इन्वेस्टेड इन कंपनी एक्स 1000 रुपए। और देखो नहीं है, ठीक है? नहीं, फॉरेक्स नहीं हुआ, अभी होगा इसके बाद। फॉरेक्स बाद में बिलाल, बिल्कुल आ रहा है फॉरेक्स। एक बंदे ने सॉरी, कंपनी एक्स में इन्वेस्टमेंट की 1000 रुपए की। गौर से सुनिएगा।
अच्छा, क्लोजिंग डेट पे जो उसकी शेयर्स की वैल्यू है ना, इन शेयर्स ऑफ कंपनी एक्स, हाँ शेयर्स में वैल्यू लगाइए, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ शेयर्स, ये आ रही है 1800। क्या इसकी वैल्यू बढ़ी है? क्या इसको गेन हुआ है? क्या इसको फायदा हुआ है? क्या इसका डिसीजन इन शेयर्स में लगाने का, पैसा लगाने का जो डिसीजन था, वो सही है या नहीं है? प्लीज मुझे पार्टिसिपेट करके बताएं यार। देखें प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। मैं चाहूँ तो रट्टा लगा के आगे बढ़ जाऊँ अगले सवाल पे, मगर ऐसा नहीं करूंगा मैं। क्या इसको फायदा हुआ है बंदे को, मिस्टर ए को, कंपनी एक्स के शेयर में पैसा लगाने से? 1000 की जगह इसको एंड में नजर आ रही है वैल्यू 1800 हो गई। जब साल खत्म हो रहा है तो इसने स्क्रीन पे शेयर प्राइस देखी, अपने नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, अब ये कह रहा है कि मेरे शेयर की वैल्यू 1800 रुपये हो गई है। कितने का फायदा हुआ है? कितने का गेन हुआ है इसको? कितने का गेन हुआ है इसको? 800। ठीक है, मगर कहानी में ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट है। अब सुनना, ये केस वन है। कंपनी एक्स ने दरमियान में मिस्टर ए से राइट शेयर के नाम पे कुछ पैसे मांगे। राइट शेयर किसको होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है। प्लीज गौर से सुनिएगा बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात होने जा रही है। हाँ, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को होता है राइट इशू। तो शेयर होल्डर्स से उसने 500 रुपये शेयर होल्डर से मांगे, कंपनी एक्स ने इनसे, मिस्टर ए से, राइट शेयर के नाम पे। अब आप मुझे बताओ, क्या अब कोई गेन है या गेन खत्म हो गया, या कि कितना रह गया गेन? गेन 800 का ही है अभी भी। अगर बीच में कंपनी ने मिस्टर ए से 500 रुपये मांगे हैं, तो अब मिस्टर ए जब गेन कैलकुलेट करेंगे तो उनका गेन क्या 800 रुपये ही रहेगा? मेरा सवाल बस ये है आपसे, हाँ या ना मैं जवाब देता हूँ। मिस्टर ए ने अगर दरमियान में 500 रुपये मजीद कंपनी एक्स को दिए राइट शेयर के नाम पे, 1000 रुपये वो पहले इन्वेस्ट कर चुके थे, अब वो देख रहे हैं क्लोजिंग डेट पे टोटल जो वैल्यू हो गई, सब चीजें चेंज होने के बाद, हालात चेंज होने के बाद क्लोजिंग डेट पे वो शेयर प्राइस देख रहे हैं, तो अब उनको 1800 की गेन नजर आ रही है। प्लीज पार्टिसिपेट करके बताए ना सर, प्लीज, या चैट के थ्रू बताए ना, क्या अभी भी गेन इनका 800 रुपये का है जो पहले नजर आ रहा था? हाँ, मैं ऐड करता हूँ, मिस्टर ए इन्वेस्टेड थ्रू राइट शेयर्स। राइट शेयर में भी जो पैसा कंपनी को देते हैं हम, हाँ 800 का ही गेन है। नहीं हसनैन खान, मैं एग्री नहीं करूंगा इस बात से। नहीं हसनैन खान, अब 500 का अगर आपने मजीद पैसा लगाया है, क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव से देखूं तो आपने पहले 1000 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे आउटफ्लो, जब शेयर खरीदे होंगे। फैजान बिल्कुल सही कहा आपने, 500 रुपये भी आपने जेब से लगाए, तो क्या मैं कहता हूँ टोटल जो इन्वेस्टमेंट एक ही हो गई है, वो कितनी हो गई है? टोटल इन्वेस्टमेंट, जो टोटल पैसा इन्होंने घर से लगाया था, वो कितना हो गया है? 1500 हो गया है। 1000 उन्होंने पहले दिए शेयर खरीदने के नाम पे, 500 कंपनी ने वापस ले लिए उनसे राइट शेयर के नाम पे, तो अब तो 1500 रुपये का इन्वेस्टमेंट उनकी बैलेंस शीट में आ रहा होगा। जब मिस्टर ये अपनी अकाउंटिंग करेगा तो वो बोलेगा मैंने 1500 रुपये इन्वेस्ट किए, एग्री करोगे? अब अगर अगर क्लोजिंग डेट पे वैल्यू 1800 हो गई तो गेन 800 रुपये का नहीं रहेगा, ये गेन 300 रुपये का हो जाएगा यार। मेरी बात समझ आ रही है फैजान? यू गॉट इट राइट आई थिंक। हसनैन, हैव यू गॉट इट? दोनों हसनैन से पूछ रहा हूं। बिलाल, बात समझ आ रही है कुछ? ये अभी हमने अभी अभी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इससे पहले सिर्फ क्लरिकल काम किया था। बिलाल, ये गेम समझ आ रही है कि अगर 500 रुपये उससे जेब से मांगोगे मजीद, तो वो एंड में 800 रुपये नहीं बोलेगा, बोला नहीं है वो, बोला नहीं है। वो बोलेगा भाई 800 रुपये गेन नहीं है, अब जो गेन है ना वो सिर्फ 300 रुपये का है भाई। अमीन खोकर, आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? राहिम, ये गेम समझ आ रही है, कहानी में ट्विस्ट समझ आ रहा है कि भाई शेयर के ये वैल्यूएशन में ये देखना पड़ेगा अपने को। अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा लो, रिवाइज वैल्यू आ रही है आफ्टर प्रपोजल कितनी? जब इन्वेस्टमेंट कर ली, प्रपोजल कर लिया, न्यू इन्वेस्टमेंट कर ली, न्यू इन्वेस्टमेंट के बाद वैल्यू आ रही है आफ्टर इन्वेस्टमेंट। प्लीज मुझे कंफर्म करें, ये छोटी सी एग्जांपल आपको समझाने के लिए है गेम को, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। क्लियर है? वेरी गुड, माशाल्लाह। नहीं, डिविडेंड पे 26 पे इसलिए ग्रोथ नहीं करेंगे राइम, क्योंकि 26 ईयर वन का ऑलरेडी डिविडेंड है। हम 2023 में खड़े हुए राइम, और ये डिविडेंड देखो 2024 का है। तो चूंकि ये ऑलरेडी D1 है, मैंने इसलिए यहाँ पे D1 लिखा था, अगले साल का डिविडेंड है, इसीलिए इस पे ग्रोथ लगाना मुनासिब नहीं है भाई। ठीक है, हाँ D3 होता ही है,
2023 का डिविडेंड होता, सॉरी डी नॉट होता, ये करंट डिविडेंड होता, 2023 का डिविडेंड होता, तो फिर मैं इसको D1 बनाने के लिए ग्रोथ रेट लगाता, तो मुझे D1 ऑलरेडी रेडीमेड दिया हुआ है, मेरा काम आसान हो गया। ये मगर ये राहिम ये कौन सी समझ आ रहा है कि रिवाइज वैल्यू 3161 है, इसमें से अब आप लेस करो जो आपने इनिशियल क्या कहते हैं वैल्यू, मार्केट वैल्यू बिफोर इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू बिफोर इन्वेस्टमेंट कितनी थी 2207.5, तो दिखने से लग रहा है इतने का गेन हुआ है, डिफरेंस का गेन हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ओ बाबा इतने का गेन नहीं हुआ, इसमें से लेस करना पड़ेगा जो मजीद पैसा जेब से लगाए दरमियान में, लेस एडिशनल इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ राइट शेयर, जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की है शेयर होल्डर की पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसे गए, वो एडजस्ट करो, उसके बाद पता चलेगा असली गेन कितना है, खालिद गेन कितना है। बिलाल क्लियर, राहीम क्लियर है, चंदा बात समझ आ रही है, कितना था, कितने की इन्वेस्टमेंट की थी आपने, 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी ना, ये लिखा हमने डेटा इसीलिए बना लिया। चलो नाउ दिस इज द राइट आंसर, क्या आ रहा है भाई, फाइनल करो गेम को, नेट इंक्रीज इन वेल्थ, हाँ नेट इंक्रीज आ रहा है, कितना आ रहा है, 600 माइनस करें 353.5, इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन। ठीक है जी, बात समझ आ रही है। आप में से कोई ऐसा है जो लास्ट अटेम्प्ट में पेपर दिया हो किसी ने, MFA का ऑटम 23 में, और अनफॉर्चुनेटली पास नहीं किया हो किसी ने, अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा है आप में से? तो ये एडजस्टमेंट मार्क की थी आपने, ये वाली ये नहीं की थी, ये एडजस्टमेंट पेपर में क्लिक हुई थी, हम्म ये रह गई थी, लास्ट वाली नहीं की थी ना, हाँ, हम्म आपसे भी नहीं हुई थी, दूसरे साहब जो है, तो अगर समझ आ गई, लॉजिक समझ आ गई, चलें इसको नोट कर लें, कोई सवाल है या कंफ्यूजन है पूछ लें, आपको ये वीडियो समझ आई है, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपको लगा है कि सही समझाया हमने, तो यार काइंडली आप जो है ये और लोगों को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं, बाकी किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए प्लीज़, और फिर हम अगले सवाल पे बढ़ेंगे, इस वीडियो को एंड करेंगे, अगला सवाल शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हुई, मज़ेदार सवाल था। अच्छा एंडिंग किसी की खुदा ना खाता ये एडजस्टमेंट नहीं भी करता है कोई, मेरे ख्याल से 1 से 2 मार्क का फर्क पड़ेगा, बाकी 11 में से मार्क्स आपके निकालना मेरे हिसाब से काफ़ी आसान था। क्लियर है, 11 मार्क का मेरे हिसाब से बड़ा स्कोरिंग सवाल था पेपर में, इसमें बड़े मार्क्स निकाले जा सकते हैं। ठीक है जी, चले हम इसको एंड करते हैं, अगली वीडियो पे चलते हैं।